को ये 10th बेस्ड जो पेपर है FMPSW MMPSW 2024 का तो उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन की बुकलेट है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड आपसे या आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी बताने की करूँगा, जिनको आप आसानी के साथ मार्क्स को ले सकते हो आप, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं नेक्स्ट भी आपको बता दूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखो जो यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का वो होता है डायमीटर। सिंपल सी बात है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो एक्यूरेट तरीके से करेक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हुए हैं एग्ज़ाम में। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको ना ही कुछ सॉल्व करना है, ना ही आपको कोई टेंशन है इसमें कि कैसे होगा, न्यूमेरिकल तो मुझसे होते ही नहीं है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि भाई पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायमीटर ही होता है, ठीक है। तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिल गया। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि भाई एक यंग जो अडल्ट होता है ना उसकी नॉर्मल विजन क्या होता है, मतलब नज़र, जो नॉर्मल यंग अडल्ट की नज़र होती है वो कितने फार पॉइंट पे जो है देख सकता है। वैसे तो आप कहीं मतलब कहीं दूर तक देख सकते हो, लेकिन क्लियरली आप कहाँ तक देख सकते हो, क्लियरली जो विजन आपकी होगी। तो आप जैसे आपको कोई बुक रीड करनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप देखोगे कि यंग अडल्ट की जो नॉर्मल नज़र होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि 20 मीटर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर लिखा हुआ है। किलोमीटर पे मान लो आपको लग भी रहा होगा कोई बिल्डिंग है या कुछ दूर का दिख रहा होगा, कोई पहाड़ है, कुछ भी ऐसा पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल जो विजन होती है, एक नॉर्मल जो नज़र होती है यंग अडल्ट की, वो होती है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं लिखा होगा, 20 की जगह यहाँ पर लिखा होगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में दिया होगा, और बाकी सेम होगा 20 मीटर, 20 किलोमीटर, इन्फिनिटी, तो आप 25 वाले पे यहाँ पर राइट जो टिक है वो करके आओगे। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि नहीं 20 सेंटीमीटर इसमें लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही छोड़ दो आप, ऐसा नहीं। सेंटीमीटर में जो भी होगा तो नॉर्मली आपकी 20 सेंटीमीटर ही एक अडल्ट की जो नॉर्मल विजन है वो यहाँ पर होती है। तो ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि करंट जो कंडक्टर के अंदर से फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के इसके मतलब एंड्स में, अक्रॉस इट्स एंड्स। कहने का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पर देखो लॉ, कौन सा लॉ इन्होंने बताया। तो लॉ क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता है, आप कहीं पर भी रहोगे, अगर आप मून पर भी चले जाओगे ना, ऊपर चांद पे भी चले जाओ तो भी एक लॉ जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये लॉ होता है, जब लॉ बनता है तो वो सेम ही रहता है हर जगह पर। तो कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि जो हमारे कंडक्टर, यानी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है, जैसे कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कंडक्टर क्या होता है कि जिसके अंदर से करंट जो है वो चलती है। जैसे हमारे घर में तारें लगी हैं, बिजली की तारें, उसके अंदर से क्या है, करंट चलती है ना, तो वो क्या वो तारें क्या हो गई हमारे पास, कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे अगर जिसमें से करंट फ्लो कर रही होगी उसको आप कंडक्टर बोलोगे यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घर में जो तारें होती हैं उसके अंदर से क्या आती है, बिजली आती है, तो वो क्या है हमारे पास तारें, वो कंडक्टर है कि नहीं है। तो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करती है, और ये जो करंट जो फ्लो करेगी वो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे देखो वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मान लीजिए हमने एक बैटरी लगाई, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बैटरी सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगाया है, ये 110 वोल्ट का है। तो 110 वोल्ट का हमने यहाँ पर वोल्टेज लगाया, मतलब सोर्स लगाया, तो उसके चलते कुछ करंट होगी यहाँ पर, उसके चलते कुछ यहाँ पर करंट होगी। लेट अस सपोज 10 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है इसकी वजह से, इस सोर्स की वजह से। जब हमने 110 वोल्ट का सोर्स यहाँ पर लगाया, वोल्टेज सोर्स लगाया, इसकी हेल्प से हमें 10 एम्पियर की करंट मिल गई। अब मान लीजिए यहाँ पर 110 की जगह 220 वोल्ट का हमने यहाँ पर बैटरी सोर्स, यानी वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया। पहले 110 वोल्ट थी, अब हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 220 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स लगाया, तो उसके चलते जो यहाँ पर करंट है उसी हिसाब से बढ़ेगी, यानी क्या,
कि भाई यहाँ पर 20 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा उसके चलते अपने आप यहाँ पर बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा लॉ है जो बताता है इन चारों लॉ में से? तो ये है हमारे पास ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज V जो है, जिसको V से डिनोट करते हैं और करंट को हम डिनोट करते हैं I के साथ, तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या इस तरीके से आप समझो, जैसे मैंने आपको समझाया बैटरी के एग्जांपल से, कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट अपने आप यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी एक बढ़ता है इसका मतलब दूसरा बढ़ रहा होगा। अगर करंट बढ़ रही होगी इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा होगा। अगर करंट घट रही होगी इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी यहाँ पर घट रही होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हमें कौन कहता है दोस्तों? ओम्स लॉ कहता है। तो ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसको आप आसानी के साथ टिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट, यहाँ पर देखो मैं सिंपल से कुछ बता रहा हूँ जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है हमारे घर पे, ये डिवाइस है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल में उसको बदल देता है। अब हमारे घर में क्या होती है? मोटर होती है। अगर बिजली नहीं होती है तो आप मोटर चलाते हो क्या? नहीं चलाते हो भाई, कि बिजली होगी तभी तो मोटर चलेगी। तो वो क्या करता है डिवाइस हमारे पास, जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है इन चारों मटेरियल्स में से, ABCD जो मटेरियल यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो गुड इंसुलेटर है दोस्तों। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है दोस्तों जिसके अंदर से जो बिजली है, ठीक है, जो बिजली है दोस्तों वो पास नहीं करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सूखी लकड़ी ले लो, ठीक है, वुड ले लो सूखी वाली। अगर इस वुड से आपके हीटर की जो कॉइल होती है जिसमें यानी बिजली चल रही होगी, ठीक है, तो अगर आप सूखी लकड़ी से उस कॉइल में टच करते हो, अब उस लकड़ी को पकड़ के, तो आपको झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जो सूखी लकड़ी होती है दोस्तों वो गुड इंसुलेटर होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करती है। अब यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से बताओ कि कौन सा गुड इंसुलेटर है। तो देखो कॉपर जो है वो क्या है हमारे पास? कंडक्टर है। आपने देखा होगा घर में हमारी तारें जो होती है ना वो ज़्यादातर कॉपर की ही होती है, ठीक है। तो कॉपर की जो तार है उसके अंदर से बिजली पास करती है। अब एल्युमिनियम है तो ये भी कंडक्टर है, इसके अंदर से भी बिजली जो है आसानी के साथ चलती है। सिल्वर है तो ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर तो और भी जो बिजली है वो फास्ट तरीके से चलती है, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सिल्वर को हम घरों में यूज़ क्यों नहीं करते अगर इसके अंदर से बिजली ज़्यादा चलती है तो? इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमें क्या पड़ता है? कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। और हमें क्या देखना होता है कि जितना हो सके उतना पैसे की बजट भी हो सके और साथ में हमें बिजली भी मिल सके। तो ये क्या होता है फिर? कॉपर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? कॉपर। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और बिजली भी इसके अंदर से पास करती है, ठीक है, इसलिए हम कॉपर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कॉपर के अंदर से भी बिजली चलती है, एल्युमिनियम के अंदर से भी बिजली चलती है, सिल्वर के अंदर से भी बिजली चलती है। तो बचा क्या भाई? इसके पीछे इंसुलेटर कौन है फिर? तो यही ऑप्शन सी वाला बचता है, गिलास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसकी जगह अगर आपको यहाँ पे लिखा होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो इन चारों में से आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे जो है राइट आंसर देना पड़ता है, क्योंकि यही सिल्वर जो है सबसे जो गुड कंडक्टर है, जो बेस्ट कंडक्टर है, वो क्या है? सिल्वर है। समझ में आ रहा है? तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है कि ए वोल्टमीटर इज यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई वोल्टमीटर को इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बताइए भाई इन चार में से कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है?
तो देखो इसको मैं अलग एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब लगा है, यहाँ से तार है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस टर्मिनल, और यहाँ पर एक डिवाइस लगा होगा और इस तरीके से ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी दोस्तों, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो यहाँ पर हमने एक डिवाइस लगाते हैं सीरीज़ में, जिसको हम एमीटर बोलते हैं, जिसको ए के साथ डिनोट किया जाता है। ये भी डिवाइस है एक, लेकिन इसको लगाया सीरीज़ में जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें करंट को नापना होता है। करंट को नापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको सीरीज़ में लगाया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब इसमें जो रुकावट है दोस्तों वो कम पैदा होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कम होता है ताकि यहाँ से बिजली जो है आसानी के साथ आगे फ्लो कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम वोल्ट मीटर को देख रहे हैं। एमीटर से मैंने आपको समझाया, अगर एमीटर का भी आ गया बाई चांस तो आप आसानी के साथ यहाँ पर उसको भी जो ऑप्शन है राइट वो टिक कर लोगे। एमीटर को यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, सीरीज़ में लगाया जाता है और इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि बिजली आसानी के साथ फ्लो कर सके। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज का बोला है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, यानी वोल्टेज को नापता है। ये करंट को नहीं नापेगा, वोल्टेज को नापेगा। और इसमें इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस, तो इसका हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों वोल्टमीटर का। इसका क्या होना, हाई रेजिस्टेंस जो वोल्टमीटर का है वो तो होना चाहिए, लेकिन सीरीज़ में इसको लगाया नहीं जाता है। देखो पहला लिखा है वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस है और इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ सर्किट में, तो ये गलत है दोस्तों। सीरीज़ में क्या लगाया जाता है? एमीटर लगाया जाता है करंट को नापने के लिए और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वोल्टमीटर का लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये भी गलत है भाई, लो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से करंट जो है फ्लो करेगी, क्योंकि करंट क्या लेती है, हमेशा से उसी रास्ते को लेती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उसी रास्ते से वो चलने की करी। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होना, यानी रुकावट जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रुकावट ज़्यादा होगी यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा दोस्तों, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, जो कि एमीटर का काम है करंट को नापने का। इसका खाली काम क्या है, वोल्टेज को नापने का। तो ये ऑप्शन नंबर सी देखो, वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी एमीटर को सीरीज़ में और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये भी आप एकदम से याद रखोगे। इन दोनों में से कोई भी अगर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन तो वो आप थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि एसआई यूनिट में जूल पर कूलम जो है किसके इक्वल होता है। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहते हैं और वोल्टेज को वोल्ट में हम लेते हैं। किस में लेते हैं? वोल्ट के अंदर लेते हैं, इसका यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। और इसको अगर इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब वर्क डन जो होता है उसको हम जूल में ले लेते हैं और जो चार्ज होता है इसको हम कूलम्ब में लेते हैं। तो जूल पर कूलम, यही तो पूछा है यहाँ पर, जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है? तो वोल्ट के इक्वल होता है कि नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर फिर से मैं आपको इस फॉर्मूले से समझाऊं तो ये देखो, वोल्ट विच इज़ इक्वल टू वर्क डन, W से भी मैं लिख सकता था, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, जिसको C से डिनोट करते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसको कूलम में हम लेते हैं। ठीक है, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और इसको कूलम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अगर वोल्ट के पीछे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 छुपा है, वर्क डन के पीछे कुछ नहीं छुपा है तो यहाँ पर 1 छुपा है, चार्ज के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो यानी कि एक कूलम ऑफ चार्ज को किसमें लेते हैं? कूलम में लेते हैं। तो एक कूलम ऑफ चार्ज को ए पॉइंट से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एक कूलम ऑफ चार्ज को जब एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेने में जो वर्क डन लगता है या फिर जो एनर्जी लगती है, कितनी लगती है? 1 जूल ऑफ एनर्जी लगती है। यानी यहाँ पे देखो फिर से समझा रहा हूँ, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क डन, यानी कि जूल में ले लेते हैं इसको, तो 1 चार्ज यानी कूलम। ठीक है, तो 1
कूलम्ब ऑफ चार्ज पे जो एनर्जी लगती है जिसकी वजह से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यानी मूव करता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को जो एनर्जी लगती है वो कितनी लगती है, 1 कूलम्ब ऑफ एनर्जी जब यहाँ पर लगेगी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेने के लिए ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने में वो क्या होता है हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरीके से भी समझते हैं कि भाई चार्ज जो होता है दोस्तों उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन लगता है या जो एनर्जी लगती है वो हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से कोशिश करूँगा कुछ अलग तरीके से अलग ढंग से आपको समझाने की। फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं कि भाई इस तरीके के आसान सवाल तो पूछे ही नहीं जाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्ट करंट को कैसे लिखते हैं हम, डीसी। वो डीसी डेप्यूटी कमिश्नर नहीं, ये दूसरा डीसी है डायरेक्ट करंट वाला। तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आपने याद रखना है, ये रट्टा लगा लेना है लाइफ टाइम के लिए कि इसकी 0 हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है। लेकिन डीसी की जगह अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी की, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की जो हमारे घरों में आती है, ठीक है, जो हमारे घरों में बिजली आती है ना वो क्या है, एसी है। तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है इंडिया में, और जो भी डिवाइस यहाँ पर लगे होते हैं वो 50 हर्ट्स पर ही लगे होते हैं। आप किसी भी बल्ब को जब आप मार्केट से लोगे, कोई भी चीज़ जैसे बल्ब आपने ले लिया तो उसके पीछे लिखा होगा, आप देख लेना कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्स की है, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको आसानी के साथ यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर की पावर क्या है, 4000 वाट की है और इसको 250 पे चलाया जाता है। यानी पावर जो है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4000 वाट की पावर है हमारे पास और वोल्टेज यानी कि 250 वोल्ट है, तो यानी क्या है, ये वोल्टेज है। तो 250 की हमारे पास क्या है, वी मतलब वोल्टेज, पी मतलब पावर। तो पावर यहाँ पर दी है, वोल्टेज भी दी है। अब देखो दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, पावर भी गिवन है। तो करंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, I बराबर हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V, यानी P और V इसके नीचे चला जाएगा। P यानी क्या है, 4000, कि P क्या है, 4000 है, डिवाइड में क्या है, 250, 250 क्या है, वोल्टेज। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लो दोस्तों, 5 5 25, 6 35, 7 35, 8 5 40, 0 और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 16 एम्पियर। आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, 16 एम्पियर इसका क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। आप भी चेक कर लेना खुद से, हो सकता है कभी कभी ह्यूमन एरर यानी मुझे भी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। अब नीचे लिखा है, देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, आप जब अपने घर पे जो भी यहाँ पर आपका बोर्ड वगैरह कहीं पर लगा होगा, उसमें जब आप अपनी उंगली टच अंदर डालोगे ना, तो उस टाइम पर जो आपको झटका लगेगा तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, यानी झटका आपको लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है मे नॉट कॉज, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू, अगर हम अर्थिंग करेंगे कोई भी अप्लाइंसेज, जैसे हमारे घरों में फ्रिज लगा है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो चीज़ें लगी हुई हैं, अगर हम उनकी अर्थिंग करेंगे, है ना, तो अर्थिंग की वजह से क्या होगा कि अगर हम उसको फ्रिज को खोलते भी हैं तो हमें झटका नहीं लगता है। नहीं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि अर्थिंग प्रॉपरली ना होने की वजह से आप फ्रिज को जैसे ही खोलते हो वैसे ही आपको एक झटका सा लगने लगता है। तो इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम अर्थिंग जो अप्लाइंसेस की है वो करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में बताना था। तो इसी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। उसके बाद लिखा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हम 220 वोल्ट पे, यानी रेटिंग दी है 220 वोल्ट की। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब समझते हो ना, घर में जो बल्ब लगे होते हैं, वो 220 वोल्ट और पावर उसकी क्या है, यानी वोल्टेज 220 वोल्ट दी हुई है और पावर जो है 100 वाट की है, ये दिया हुआ है।
कह रहा है कि वोल्टेज 220 वोल्ट की है और पावर जो है 100 वाट का वो लेता है, वो हमारा जो बल्ब हमारे घरों में है। लेकिन ये कहता है कि अगर हम इसको जो जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट पावर 100 वाट दी है, कहता है अगर हम इसको 220 की जगह 110 पे चलाएं तो उस टाइम पावर कितनी कंज्यूम होगी, उस टाइम पावर कितनी कंज्यूम होगी। अब देखो दोस्तों, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट, पावर है हमारे पास 100 वोल्ट, ठीक है। तो P क्या हो जाता है हमारे पास, V इंटू आई। अब I हम यहाँ से निकाल सकते हैं P डिवाइडेड बाई V। तो P क्या है हमारे पास 100, वोल्टेज क्या है हमारे पास 220, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 11 हो गया, 5/11 हो गया। 5/11 क्या आ गई हमारे पास, 5/11 एम्पियर हमारे पास करंट आ गई, ठीक है। 5/11 क्या आ गई हमारे पास दोस्तों, 5/11 जो एम्पियर है वो हमारे पास करंट निकल गई। जब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट पे था और इसकी पावर कितनी थी, पावर कितनी कंज्यूम कर रहा था, 100 वाट की। उस टाइम करंट कितनी थी, 5/11 एम्पियर। अब कहा है कि जब हम इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, तो क्या पावर लेगा। तो अब हमें पावर पूछी है दोस्तों, P बराबर होता है V इंटू आई, ठीक है। अब वोल्टेज क्या हम यहाँ पर लेंगे, वोल्टेज लेंगे दोस्तों या 110 वोल्ट, 110 वोल्ट की हमने यहाँ पर जो है वोल्टेज ले ली। करंट हमने यहाँ पर निकाल दी है 5/11, 5 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से 11 क्या हो गया, कैंसल, 10 पंजे 50, तो पावर क्या आएगी हमारे पास 50 वोल्ट की। कितनी आ गई दोस्तों पावर, 50 वोल्ट की। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आपको लगता है। तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी है जिसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर भी दोस्तों आप जो है वो अपनी ओर से भी चेक कर लेना, हो सकता है कि बाई मिस्टेक जो है मुझसे भी गलती लग सकती है, तो आप भी अपनी ओर से सॉल्व कर लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेरी तरह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ बता दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बाद में जो है अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं बाकी क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आपको सॉल्व कराने की करता हूं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।